हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए हमारे प्रैक्टिस सेट सेशन में, जो नवीन सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट कराया गया है प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है कि खुआंग किस राज्य का वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे सब आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो खुआंग है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो खुआंग है यहाँ पे वो मिजोरम का वाद्य यंत्र है। कलिंग पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत किया गया था? तो 1952 में जो है कलिंग पुरस्कार शुरुआत किया गया था। नागालैंड जो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नागालैंड के गठन के से कौन सा संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 13वां जो है 13th, और 1963 में जो है संविधान संशोधन किया गया था। मैंगटॉक्स जो है टेस्ट जो है किस बीमारी में किया जाता है? तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीबी जो है ना, टीबी एक प्रकार की ट्यूबरकुलोसिस इसका फुल फॉर्म होता है, और इसी को मैंगटॉक्स टेस्ट के द्वारा पता कराया जाता है कि हाँ हमें टीबी हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे? तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है कि वाघोरा जो है एक नदी है जिसके किनारे जो है अजंता की गुफाएं स्थित हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त दिए गए हैं? तो किसको मिला है? तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो गुलजार है, यहाँ पे गुलजार ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी जो है उनको जो है दिया गया है। तो गुलजार जी हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी एक वादक थे, वो भी अपना वाद्य यंत्र जो है वो भी बजाया करते थे। कभी उनको भी वो डॉक्टर राष्ट्रपति भी थे, आप सभी को पता ही है, और एक मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो विंग्स ऑफ फायर जो है उनकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। और 11वें राष्ट्रपति थे, और मिशन ऑफ इंडिया मिसाइल ऑफ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे बीड़ा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है, बीड़ा ये बजाया करते थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त और औरंगजेब का चर्चा हो रहा है, तो समुद्रगुप्त और औरंगजेब भी इसी वाद्य यंत्र को बजाया करते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पारो तेस्चू के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है भूटान देश में मनाया जाता है। भूटान देश में मनाया जाता है। आलू जो पोस्तो भारत की किस राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है? आलू पोस्तो जो है वो पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक व्यंजन है। हर राज्य का अलग अलग एक पारंपरिक व्यंजन होता है, जिसमें आलू पोस्तो जो है वो पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, आप लोगों को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 के आसपास, 44 के आसपास चला था। तो यहाँ पे 1916 में और 1940 और 44 में जो है जो ओलंपिक के खेल आयोजित होते हैं वह नहीं कराए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच के अंतराल की अवधि क्या होती है? देखिए जो क्रिकेट टेस्ट मैच होते हैं उनमें जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं जो 40 मिनट की अवधि जो है वो दी जाती है, और टेस्ट मैच में कोई नो लिमिट रहती है। और T20 तो आपको पता है 20 ओवर्स के होते हैं, और पावर प्ले T20 60 ओवर, और T20 6 ओवर पावर प्ले होता है, और इसमें कोई जानकारी से संबंधित तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी? तो यहाँ पे गुप्त रेडियो कांग्रेस की शुरुआत करने वाली जो हैं वो उषा मेहता हैं। उषा मेहता जी ने ही इसे शुरुआत किया गया था, उषा मेहता के द्वारा।
और यहाँ पे उषा मेहता क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उषा मेहता ने इसका सहयोग में शुरुआत किया था रेडियो का, कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की गई थी और 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता ने शुरुआत किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजी गई थी। तो किस यहाँ पे किस किस में खोजी जा सकती है, अच्छा किस में खोजी जा सकती है, तो ये क्वेश्चन है। तो किस में खोजी जा सकती है, कराची प्रस्ताव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कराची प्रस्ताव। कराची प्रस्ताव से और भी जुड़े हुए हम लोग थोड़े पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कराची प्रस्ताव जो है 1931 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किसानों के लिए मौलिक अधिकारों का बात इन्होंने ही रखा था। गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, वो भी मजदूरी जो है वो भी मंजूरी दी गई थी। तो वो मंजूरी किसके द्वारा मिला था, वो कांग्रेस के ही द्वारा ये कराची प्रस्ताव के द्वारा ही मिला हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय करा लिया गया। देखिए हैदराबाद और गोवा को जो विलय कराया गया अपने भारत देश में उसका अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए थे। जैसे हैदराबाद के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। तो ये सितंबर 1948 में इसको मिला लिया गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग दिया हुआ भी है कि कौन से ऑपरेशन के द्वारा किसको भी मिलाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में गोवा और दमन दीव को मिलाया गया। ब्लू स्टार के द्वारा 1948 में पंजाब को मिलाया गया। विजयन 1999 में कारगिल को मिलाया गया। और 1971 में इंडो पाकिस्तान का वार होता है, ओपन टाइट्रेट। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डैश की अध्यक्षता में इनमें से किसकी अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की। तो यहाँ पे MN जो वेंकट चलैया थे, इनकी एक समिति थी जिनके माध्यम से ये किया गया था। कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। तो लोकपाल, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि ये ज़्यादा दिन का मामला नहीं हुआ है, पारित तो अभी 2014 में अभी मोदी जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसी समय के आसपास की ये न्यूज़ है कि लोकपाल और लोकायुक्त का जो है चयन किया गया और उसमें पिनाकी चंद्र घोष जो हैं पहले लोकपाल बनाए गए थे। वर्तमान में अजय मणिक राव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में आपके SSC GD में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में कौन है, अजय मणिक राव जो हैं, और पहले जो है पिनाकी चंद्र घोष। 2013 में इसका प्रस्ताव आया था, 16 जून 2014 को पारित हुआ था। परिसीमन, यहाँ पे देख सकते हैं परिसीमन के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट हेडलाइन है कि यहाँ पे परिसीमन क्या आर्टिकल 82 में 2026 तक कर दिया गया है बढ़ा करके, परिसीमन अधिनियम भी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था। तो वयस्क मताधिकार उसे हम कहते हैं 18, पहले 21 साल थी। अब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की उम्र 21 साल से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है कि 18 साल से ऊपर के लोग जो मतदान करते हैं, जो अपना वोट देते हैं, उसको वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो यही क्वेश्चन कहा गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था। तो ये मणिपुर था जो जून 1948 में वयस्क मताधिकार कराया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करती है और 11 भारतीय राज्यों में फैली हुई है। तो बेसिक सी बात है कि आप लोग को सबको पता होगा गंगा इतनी बड़ी नदी पूरे भारत में कहीं नहीं है। तो गंगा सबसे लंबी नदी है, तो इसलिए जो गंगा बेसिन ही होगी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो वृक्ष किस स्तर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे वृक्ष किस स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि द्वितीय ऊर्ध्वाधर,
निचला ऊर्ध्वाधर या मध्य ऊर्ध्वाधर नहीं, इसमें से सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर के अंतर्गत, मतलब टॉप वर्टिकल, यहाँ पे बॉटम वर्टिकल, मिडल वर्टिकल और सेकंड वर्टिकल नहीं, टॉप वर्टिकल कंडीशन में इन लोगों का जो है अंडर में आते हैं, इसका लेवल यही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है कि भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भौगोलिक स्थिति देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ी, बहुत ही विशाल, एक तरह से कह लीजिए मूंगा चट्टानों का, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य सशक्त बनाना है क्या? तो पथ विक्रेताओं की, स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है, और इस पहल की शुरुआत 1 जनवरी 2020 को की गई थी। आप लोग इसको नोट करिएगा। तो पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य जो है वह पथ विक्रेताओं को सशक्त बनाना है। 1 जनवरी 2020 को इसका उद्देश्य, इस पहल की शुरुआत की गई है। भारत सरकार ने वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। देखिए, भारत जो है 1952 में ही यह कार्यक्रम शुरू कर दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं 1952 में ही ये कार्यक्रम शुरू कर दिया था। 1952 में यह कार्यक्रम शुरू होने के बाद दुनिया का पहला देश बना ये परिवार नियोजन को, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 NRHM जो है वह आया 2005 में, इसे पारित किया गया, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में पारित किया गया। 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है भारत ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मिलान करने वाले क्वेश्चन हैं। स्थितिज ऊर्जा किससे संबंधित है? पन बिजली संयंत्र से। और रासायनिक ऊर्जा किससे संबंधित है? डीजल जनित, यानी डीजल जनरेटर से संबंधित है रासायनिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किससे संबंधित है? पवन चक्की। गतिज ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा सबको पता है, सोलर जो थर्मल हो रहे हैं, मतलब सोलर पैनल, ये तो तापीय ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा जो भी कह लीजिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे सपनों, यानी सपनों के वैज्ञानिक जो होते हैं उसके अध्ययन होता है कि सपने में जो के वैज्ञानिक जो हैं उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओनेरोलॉजी कहा जाता है। ओनेरोलॉजी, यहाँ पे ओनेरोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा। सोरोलॉजी जो है छिपकली के अध्ययन को कहा जाता है। क्रेनियोलॉजी, खोपड़ी के अध्ययन को क्रेनियोलॉजी कहा जाता है। और ओडोंटोलॉजी, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। याद रखने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो इसको आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।